हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का फिलर फॉर्म पर स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और अच्छे और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रख रहे हो। तो सभी पहले ये बता दीजिए, मेरी वीवीटी वॉइस वीडियो पीपीटी अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिए। अगर उसके बाद में अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। एक बार सभी आ जाइए, फटाफट क्लास ज्वाइन कीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। सभी को पता है कि आज अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास है। आज से अपनी क्लास कंटिन्यू स्टार्ट रहेगी, हमेशा 10 बजे रहेगी मॉर्निंग में। मॉर्निंग में डेली अपनी 10 बजे क्लास रहेगी। ओके, ठीक है। ओके, यस सर। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैसे हो सभी सभी ये एक बात तो ये कमेंट करो, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से हैं। हिमांशी, आप कौन से मीडियम से, इंग्लिश से हिंदी से? सभी एक बार आ जाओ लाइव। आज तो फर्स्ट क्लास से सभी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। फिर रिकॉर्डेड देखने का क्या मतलब, फिर ज़्यादा फर्स्ट क्लास ही अगर आप टाइम पे नहीं देख पा रहे हो तो फिर रिकॉर्डेड धीरे धीरे आपके लिए बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए हैवी हो जाएगा। ये होता है कि जैसे जैसे क्लासेस अगर इकट्ठी हो गई ना, तो अपने लगभग आपको पता है इकोनॉमिक्स का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। सिलेबस बड़ा है और उसको 10 यूनिट में डिवाइड किया है, आप सभी को पता ही है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो क्लासेस आपके लिए, अगर आप लाइव नहीं देख पाओगे हिंदी सर से, बिल्कुल मैं आपका ध्यान रखूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा आप। तो ऐसे आपके क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर इकट्ठी हो जाएगी। आपको क्या करना है कि डेली लाइव क्लास में आना है। तो लाइव क्लास में एक तो आप मोटिवेट रहोगे, क्योंकि अदर पर्सन कोई कमेंट करेगा सर इसका आंसर क्या है, इसका ये, तो एक आप ऐसा लगेगा कि मैं रियल में जेआरएफ से जुड़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। अगर आप बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस देखोगे तो ऐसा लगेगा ठीक है मैं कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा लाइव क्लास लेना है। अगर सेकंड बार देखने का मन करे तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख लेना, जिससे कि आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा और थर्ड बार आपके नोट पर लोगे। तो इसलिए आपको लाइव क्लास डेली लेनी है, कभी भी मिस नहीं करनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, थोड़ा मैं इंट्रो कर देता हूँ। पहले आपको इकोनॉमिक्स अपना क्या रहने वाला, एक मिनट में आपको ये साइड में बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि इकोनॉमिक्स को अपन को कैसे करना है। अपन को जेआरएफ कैसे करना है, सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन सही करेंगे तब अपना जेआरएफ होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, ये तो सभी को पता है। 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क, ये सभी को पता है कि 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से अपन को कैसे करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सभी को पता है कि 10 यूनिट में डिवाइडेड है अपना सिलेबस। और ये भी नहीं है कि इस यूनिट से इतने क्वेश्चन आएंगे और उस यूनिट से इतने क्वेश्चन आएंगे, कौन सी से कम आएंगे कौन सी से ज्यादा आएंगे, ये भी कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है अपना। तो अपन को क्या करना है कि सबसे पहले तो अपन को सिलेबस को इस प्रकार डिवाइड करना है कि अपने जो सिंपल टॉपिक है, सिंपल यूनिट है एक दो, वो अपन क्या करते हैं पहले पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। पहले अपन रीड सबसे, जैसे फाइन पब्लिक इकोनॉमिक हो गया, एनवायरमेंट एंड डेमोग्राफी हो गया, बैंकिंग हो गया, ये थोड़ी छोटी यूनिट है 4। और उसके बाद में माइक्रो मैक्रो, ये बड़ी यूनिट है। तो ऐसे कुल मिला के 5 यूनिट तो आपकी थ्योरी की हो गई। और पीछे बची इकोनोमेट्रिक्स, बड़ी बड़ी थ्योरी हो गई। वैसे इंडियन इकोनॉमी वो भी एक थ्योरी की है, लेकिन उसमें क्या मेजर पार्ट है न्यूमेरिकल, डाटा बेस ज्यादा है। तो पीछे बची 2 यूनिट स्टेटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, उसमें भी आपको अगर जेआरएफ करना है तो वो बहुत सिंपल है। अपन क्या देखते हैं कि अपन मैथ बैकग्राउंड से है नहीं, तो इकोनोमेट्रिक एंड स्टेटिक्स को छोड़ देते हैं। उसमें बिल्कुल सिंपल होता है, क्योंकि अगर उसमें जैसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल है तो उसके अपने 7 प्रॉपर्टीज है, वो अपने प्रॉपर्टीज याद कर दी ना तो अपने उससे बात 100% क्वेश्चन जाएगा नहीं। लगता है कि चलो ये छोड़ देते हैं। आप ज्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं कि सर मैं तो नॉन बैकग्राउंड से हूँ और ये वो इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ूंगी, तो उससे क्या है वो 5 से 7 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली गलत हो जाएगा। अच्छा, इस बार मैथ ज्यादा आए थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन ऐसे करेंगे कि पहले ये, जैसे मैं, मेरा ये टारगेट है, सबसे पहले मैं आपके एनवायरमेंट एंड डेमोग्राफी लेके आऊंगा। उसके बाद में अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं बैंकिंग लेके आ जाऊंगा, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो पब्लिक इकोनॉमिक्स लेके आ जाऊंगा। तो मेजर ये अपने 4 यूनिट कवर हो जाएगी।
उसके बाद में माइक्रो मैक्रो कवर करवा दूंगा, ये अपनी 5 यूनिट ऐसे कवर हो जाएगी। उसके बाद में मैं इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिक्स लेके आऊंगा। इकोनोमेट्रिक स्टैटिक्स में मैं ऐसी अच्छे तरीके से आपको लास्ट ईयर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे रिलेट करके, जैसे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है ना, कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकालते हैं, पूरा का पूरा अपन डिटेल में करेंगे कि मतलब कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, अपन उसके एग्जाम्पल लास्ट में कैसे आते हैं और आने वाले टाइम में कैसे आ सकते हैं, उनकी सारी अपन डिटेल से पूरा देखेंगे। और नहीं आता मैथ मैम तो गई। अच्छा, मैम ने कराई नहीं थी तो मैं आपके लिए करूंगा कि इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से करवाऊंगा आपका, ये मेरी गारंटी है कि पहले 3 यूनिट करा दूंगा छोटी छोटी, वो लगभग इसी मंथ में कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपकी। उसके बाद में माइक्रो, जैसे मैं माइक्रो आपके कराऊंगा ना, तो उसमें जैसे कंज्यूमर सरप्लस हो गया, इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैथ वाले, और अपन पढ़ने के साथ साथ एप्लीकेशन और पढ़ेंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन को अपन मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि मतलब ये कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, अगर कंज्यूमर सरप्लस का ये है तो इसके प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकालते हैं। जैसे अपन ऐसे नहीं करेंगे कि पूरा मैथ वाला अलग, फिर माइक्रो में जो जो मैथमेटिक्स की क्वेश्चन है वो बाद में, ऐसे नहीं करेंगे। एक टॉपिक पढ़ा उससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूरा आपको दिखा है, इसमें थ्योरी के कैसे आते हैं, इसमें क्रोनोलॉजिकल कैसे आएंगे, इसमें फिर मैथ द फॉलोइंग टाइप के कैसे आएंगे, ये सारे, और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो सारे मैं आपको हर एक सेशन में बताऊंगा। जैसे मेरा पूरा का हर एक क्लास के एंड में मैं आपके 5 से 6 क्वेश्चन लेके आऊंगा, या फिर मैं 5 से 6 क्वेश्चन पूरे लेसन के दौरान रहेंगे जिसमें मैं आपको एक टॉपिक अपना क्लियर हुआ उसके बाद में क्वेश्चन, फिर सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया उसके बाद में क्वेश्चन, ऐसे कर लूंगा। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो पूरे क्वेश्चन एंड में लेके आ जाऊंगा। अच्छा, अनसीन पैसेज, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा था। अनसीन पैसेज पूरा मैथ का था। हाँ, तो इसमें अनसीन पैसेज का मैथ का था ना, तो इसमें आपको क्या करना है, अपन जैसे मीन मोड मीडियन से इस बार आ सकता है, स्टेटिक्स में कौन से पार्ट का आ सकता है, वैसे इंडेक्स का भी आ सकता है आपके, तो ये भी अपन करेंगे, मीन मोड मीडियन करेंगे। और फिर और मैथमेटिक्स में मैं अभी आपको बता रहा था ना, इस बार किसका आया था, अच्छा ऑफलाइन ज्यादा अच्छा गया था आपका एग्जाम। अच्छा, आपने एग्जाम दिया था इस बार, कैसा हुआ एग्जाम आपका। पैसेज पूरा मैथ का था, अच्छा दोनों पैसेज मैथ के थे। ऑफलाइन अच्छा गया था, अच्छा ऑफलाइन में आप वो अच्छे से रीड कर लेते हो इसलिए आपका, तो आपको ये करना है, आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन, अब जो भी मेरी क्लास में जो आप प्रैक्टिस करो ना, मोबाइल की बजाय, जहां तक मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लैपटॉप से टेस्ट दो, जिससे क्या है आपकी एक हैबिट पड़ जाएगी। यस सर, बिल्कुल। तो इस बार आप ऐसे करना है कि मैथ वाले जैसे क्वेश्चन आएंगे वो प्रॉपर तरीके से आपको करवाऊंगा, और पैसेज का ऐसे करना है जैसे आप इस बार तो मैथ के आगे, अगर जब नेक्स्ट टाइम अगर आप अटेंड दो ना, तो ये करना है कि पैसेज के अपने 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 के अगर मैथ के आ जाए, अगर आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल आ जाएगा, तो आपको ये करना है कि सबसे पहले 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो। अगर अपन ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए ना, अपन ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, ठीक है, पैसेज के, तो पीछे अपने कितने क्वेश्चन बचे, 90। तो ये अपने 100% श्योर यहीं से अभी से क्लियर करने जाता है। नेशनल इनकम का भी आ सकता है इस बार, नेशनल इनकम हो गया, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस का भी आ सकता है इस बार, वो कॉस्ट से रिलेटेड भी आ सकता है, और स्टेटिस्टिक्स, इसमें ये 10 टॉपिक अपने 5, ये मान के चलो 7 से 8 टॉपिक ऐसे है मैथ के जिसमें अपने पैसे जा सकता है। स्टेटिक्स में तो दो ही है, एक तो मीन मोड मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी, और एक इंडेक्स से, ये दो हो सकता है। और इकोनोमेट्रिक्स में तो पैसेज के लिए ऐसा कुछ है नहीं। और उसके बाद में माइक्रो में कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, कॉस्ट, 3 ये हो गए। और मैक्रो में नेशनल इनकम से भी आ सकता है, जीडीपी, वो सारा नेशनल इनकम की। तो ये मोटा मोटा 5 के साथ अपन ऐसे करेंगे, जब ट्यूशन करेंगे ना, तो पूरा जैसे इनकम कैसे निकालते हैं, व्यक्तिगत इनकम कैसे निकालते हैं, समुदाय की इनकम कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड भी आ सकता है।
तो मैं साथ साथ में आपके पैसेज का भी ध्यान रखूंगा। तो पीछे जैसे मैं बता रहा 10 क्वेश्चन अगर अपने पैसेज के क्लियर हो जाते हैं, पीछे अपने 90 क्वेश्चन रहते हैं। 90 क्वेश्चन में से अपन ये टारगेट लेके चलेंगे ना, कम से कम कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन सही कर लेंगे ना, 60 से 70। तो अपने मान लो अपने 70 क्वेश्चन यहाँ कर दिए ना, 80 क्वेश्चन यहाँ हो गए। और फर्स्ट पेपर में अगर कोई वीक भी है ना, 30 लेके आ जाएगा ना, तो ये तो आराम से 110 क्वेश्चन हो गए। तो मतलब अगर आप 60 इसमें से लेके आते हो तो 70 ये हो जाते, अगर 30 उधर लेके आ जाते हो तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको मोटा मोटा ये टारगेट लेके चलना है कि मेरे को सब्जेक्ट में मिनिमम से मिनिमम 65 क्वेश्चन लेके आने हैं। अगर आप 65 भी क्वेश्चन करके आ जाते हो वहां पे, मान लो 65 से और 70 के बीच में आपके आ रहे हैं, और आप उधर आपका पेपर नहीं बैठ पा रहा है, 22 से 25 हो रहे हैं, तो भी आपके 95 के आसपास बैठ जाएंगे। अगर 70 ऐसे 25 करते हो तो भी आपका जेआरएफ होने का चांस रहता। तो आपको ये करना है कि इधर 70 से 85 का आपको किसी भी हालत में लेके आने हैं, उधर आपको 30 से 35 लेके आना है मिनिमम। अगर आप 35 से 45 का टारगेट रखते हो तो और भी अच्छा है। तो ये आपको दोनों टारगेट लेके चलना है। तो सब्जेक्ट में अपन को कम से कम 75 से ऊपर ही लेके आने हैं। क्यों 75 से ऊपर लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को मैथ का पोर्शन करना पड़ेगा, और पैसेज के भरोसे ऐसे नहीं बैठ सकते कि इस बार अपना लक अच्छा होगा तो अपना पैसेज आएगा ओनली फॉर नॉन मैथमेटिक्स से आ जाएगा। तो वो अपन को नहीं करना है। आप ये मान के चलो कि आपको किसी भी तरह से आपका पैसेज मैथ का आएगा तो भी हम एबल है, करेंगे, और अंदर में अपना जोश और जुनून के साथ करेंगे कि मैथ का भी कर लेंगे और इकोनोमेट्रिक्स कर लेंगे, स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे। तो 4 ये हो गए, 4 ये मोटा मोटा अपने से 20 से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर माइक्रो मैक्रो उससे भी अपन पढ़ लेंगे, बाकी थ्योरी है और इंडियन इकोनॉमी। इसका कोई भरोसा नहीं, डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले 15 से 25 भी, और पूछे नहीं 10 ही। तो अपन को क्या करना है, एक तो ये डाटा से रिलेटेड पूरा अच्छे से कवर करेंगे, और एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, और ये अपन पूरा पढ़ेंगे। ये एनवायरमेंट का है, डेमोग्राफी का है, इसमें अपन नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे पढ़ेंगे, और ये ज्यादा से ज्यादा डाटा का आपका यही है, और इंडियन इकोनॉमी की है। तो मैं इंडियन इकोनॉमी की क्लास सबसे बाद में लगाऊं एग्जाम के टाइम में, या फिर पहले बीच में लगाऊं, जिसमें अपन बजट, डाटा, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, पूरा जीडीपी कितना ग्रोथ था, क्या सीक्वेंस है, क्या ट्रेंड है, वैसा सारा करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को ऐसे करना है, फेल पास को अपन को टारगेट अभी से ये बना के रखना है कि इस बार अपन को जेआरएफ किसी भी हालत में करना है। क्योंकि अपन को पहले मन से आपको ये माइंड में सेट कर देना, आपको ये करना है कि सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुन लो, मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये करना, अगर आपका पेपर फर्स्ट का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, पेपर थोड़ा पूरा बता देता हूँ। आज क्लास से पहले थोड़ा मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, आपको उनको क्या करना है। एक सेकंड में स्लाइड ऐड, हाँ ये हो गया अपना। तो अपन को क्या करना है, देखो ये अपना पेपर फर्स्ट हो गया, और ये अपना इकोनॉमिक्स हो गया। मैं देखती हूँ सर आप जैसे भी कराओ जेआरएफ करवाओ, नेट का मत बोलना। तो अब ध्यान से सुनिए, फर्स्ट पेपर में आप बोल रहे हो कि थोड़ा मेरा मैथ वीक है, तो जहां तक मेरी आपसे ये एडवाइस है कि अभी से मैथ के क्वेश्चन में ये होता है कि आपको ये तो भूल जाओ कि मेरे को मैथ नहीं आती है, मेरे को मैथ आती है बस। सबसे पहले क्या करना है कि आपको मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं ना, और 5 डीआई के होते हैं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो 10 क्वेश्चन में से आप ऐसे करो कि डीआई को डेली एक प्रैक्टिस करो, डेली एक प्रैक्टिस करो, एक डीआई तो पर डे होना चाहिए। बिल्कुल सुबह उठते ही सबसे पहले डीआई कर दिया, पूरा दिन फ्री, तनाव फ्री। उसके बाद में क्या करना, मैथ वाले मैथ के क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आपके 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे। तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ सही होंगे
तो पी से अपन को 30 का लेके आने हैं 40 में से। 40 में से अगर मान लो वहां अपने 20 भी आ जाते तो भी 27-28 पहुंच जाते। मिनिमम बता रहा हूँ, ये मिनिमम से मिनिमम। अपन उसमें 40 में से, उसमें मैं फर्स्ट पेपर की मैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, वो मैं और करवाऊंगा आपको। उसमें मेरी गारंटी है कि उस 20 क्वेश्चनों में से आपके बिल्कुल 18 तो मेरे नोट्स में से मिल जाएंगे आपको। जब आप टेस्ट दोगे, पीवाईक्यू मिलाओगे, अंदर आपको अंदर से मोटिवेट आ जाएगा। तो 20-15 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, और 40 में से आपको 25 का भी लेके आ जाओगे ना, और 7 से 8 इधर आ जाएंगे ना, तो आपके आराम से 30 प्लस हो जाएंगे। और इधर आप 65 भी लेके आ जाते हो ना, तो भी आपके 95 हो जाएंगे। अगर इस इधर आप 70 लेके आ जाते हो ना, तो आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसलिए आपको मैथ का बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इकोनॉमिक्स का मैथ भी, तो मैथ भी बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा, ये मेरे साथ रहो। जैसे पहले मैं 5, अगर आपकी डिमांड है तो मैं पहले मैथमेटिक्स वाला पोर्शन लेके आ जाऊं। बताओ, इकोनॉमेट्रिक्स करवानी है तो बताओ, कमेंट कीजिए हिमांशी। अगर आपको लगता है कि जैसे पहले मैं एनवायरनमेंट और डेमोग्राफी करवा लेता हूँ, उसके बाद मैं बैंकिंग करवा दूं, या फिर मैं मैथमेटिक्स ले आऊं, या फिर पहले अपन माइक्रो मैक्रो पढ़े, बताओ। मैं आप ही के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। फिर अपने आज क्लास स्टार्ट करते हैं। 15-20 मिनट हो गए अपन को बातें करते करते। फर्स्ट क्लास से तो मैं सबका ध्यान रख रहा हूँ। नहीं सर, मैं बोल रही थी कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी गारंटी है कि मैथ को मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। एक ऐसा भी, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट लगे ना, सर ये मेरे को समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए वो कमेंट कर सकते हो। और मैं एप्लीकेशन पूरा का पूरा मैथ पे ज्यादा जोर दूंगा। ज्यादातर आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेके आ जाऊंगा, जिसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। 100% मैथ में अच्छे से कराऊंगा, पक्का। ये मैं प्रॉमिस लेके चलता हूँ कि इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, और नेशनल इनकम का, कंज्यूमर सरप्लस का, कॉस्ट का बिल्कुल आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली क्लास रहने वाली है एनवायरनमेंट एंड डेमोग्राफी की। अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन आज पढ़ेंगे पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, कॉमन गुड और क्लब गुड्स क्या होते हैं। उसके बाद में एरिस्नो सिद्धांत पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, और थर्मोडायनेमिक्स मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इस सेशन में पूरा का पूरा बिल्कुल जुड़े रहिए, आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ मजा आएगा। तो अपना आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। ये सभी को पता है कि पब्लिक गुड्स क्या होती है, प्राइवेट गुड्स क्या होती है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इंट्रो दे देता हूँ, बाकी थ्योरी आप पढ़ लेना। जैसे ये अपनी पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड ये नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। कोई यूज कर रहा है तो अपन यूज कर रहे हैं, दूसरे के लिए वो रिड्यूस नहीं होती है उसकी। ठीक है, जैसे एयर है तो अपन एयर ले रहे हैं, दूसरे के लिए रिड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, और कोई नेशनल डिफेंस है, अपन को सुरक्षा मिल रही है, तो इसका मतलब नहीं है कि दूसरे को सुरक्षा नहीं मिल रही, तो सभी को सुरक्षा मिल रही है। और ना ही अपन ले रहे हैं तो दूसरे के लिए उसकी घट रही। ये क्या लिख दिया, अच्छा राइवलरी लिख दो इसको। राइवलरी, और हिंदी में ये भी क्या राइवलरी लिख देना, मतलब बहिष्करण। तो मतलब आप देखना, ये नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबल है। इसमें मैं ज्यादा इफेक्ट जोर नहीं दूंगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि वो कौन सी राइवलरी होती है। अब जैसे ये मैंने है नॉन राइवलरी, यहाँ पे भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ना। नॉन राइवलरी, कंजप्शन ऑफ द गुड वन पर्सन डजंट रिड्यूस इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ अदर। मतलब कोई भी एक यूज कर रहा है तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। ठीक है, मल्टीपल पीपल कैन यूज गुड्स साइमल्टेनियसली विदाउट डिमिनिशिंग रिटर्न। हाँ, ये ध्यान रखना है। जैसे ये आपको ध्यान रखना है, अधिक अधिक लोग एक साथ सामान का मूल्य कम किए बिना प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये होते मल्टीपल पीपल कैन कैन बी द गुड्स साइमल्टेनियसली, एक साथ विदाउट डिमिनिशिंग वैल्यू, मतलब एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉन राइवलरी गुड्स हो गया।
और नॉन एक्सक्लूडेबल है, ये मैं थोड़ा बड़ा बड़ा आपको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बस ऐसे नहीं लगेगा कि सर ने बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इकोनॉमिक्स में आपने पीजी कर रखी है या फिर आपकी पीजी चल रही है, तो ये तो आपको बिल्कुल आता ही है अगर मैं, ठीक है। और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी मतलब किसी के लिए भी किसी भी चीज को कम नहीं करना, नॉन एक्सक्लूड बिल्कुल कम नहीं कर रहा है, मतलब ये anyone can access goods benefit from good regardless whether have they paid for, मतलब अगर कोई भी अगर उसके लिए पैसे यूज, ये होता है कि अगर किसी के पास पैसे है या किसी के पास पैसे नहीं है, अगर आपने पैसे दिए तो भी यूज कर सकते हो, नहीं दिए तो भी यूज कर सकते हो। जैसे कोई पब्लिक पार्क हो गया, पब्लिक पार्क में हालांकि पैसे तो लगते नहीं है, तो बिना पैसे वाला भी जा सकता है, पैसे वाला भी जा सकता है, ये मतलब किसी के लिए एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं है, मतलब किसी को अपन मना नहीं करते, ठीक है। राइवलरी में किसी के लिए कम नहीं होती है और ये अपन किसी को मना नहीं करते, सभी की एंट्री बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है। और ये सार्वजनिक वस्तु के एग्जाम्पल देख लीजिए आप, नेशनल डिफेंस हो गया, हाईवे एंड रोड रोड हो गया, पब्लिक एजुकेशन हो गया, क्लीन एयर एंड वाटर हो गया, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की किसी को नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, ठीक है। मैं सबसे पहले एक आपको डायग्राम लेके आया हूं, इसमें बता रहता हूँ, जैसे ये है ना, ये देखो सबसे पहले इसको देखो आप, मैंने बताया कि 4 टाइप की गुड है अपने, कौन सी है, सबसे पहले प्राइवेट गुड्स, फिर कॉमन गुड, और फिर क्या है क्लब गुड और पब्लिक गुड। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये डायग्राम याद करना है। ये डायग्राम कैसे याद करना है, इधर लिख देना राइवलरी, ये राइवलरी लिख दो, ये एल है, ठीक है, टी नहीं है, और ये नॉन राइवलरी, और ये एक्सक्लूडेबल, ये नॉन एक्सक्लूडेबल। मैं अभी अब पब्लिक गुड पे आऊं, मैंने क्या पब्लिक गुड बताया ना आपको, पब्लिक गुड क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरीज, ठीक है। तो आप ये सबसे पहले ये एग्जाम में जाने से अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको ये डायग्राम बना दे, इधर राइवलरी इधर नॉन राइवलरी, एक्सक्लूडेबल नॉन एक्सक्लूडेबल। तो आप पब्लिक गुड पे हो, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पब्लिक गुड है, तो ऊपर जाओ कौन है, नॉन एक्सक्लूडेबल, इधर क्या है, नॉन राइवलरी। अब प्राइवेट गुड में आ गई, प्राइवेट गुड में एक्सक्लूडेबल है, जो पैसा पे करेगा वो यूज करेगा, और राइवलरी है भी है, मतलब आपने यूज कर दी तो उसकी डिमांड पूरी फिनिश हो गई तो और दूसरा यूज भी नहीं कर सकता। अब जैसे कॉमन गुड क्या है, ये कॉमन गुड क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल है लेकिन राइवलरी है, और क्लब गुड क्या है, नॉन राइवलरी लेकिन एक्सक्लूडेबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब आप ऐसे धीरे धीरे याद करोगे ना, एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवलरी, नॉन राइवलरी, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि इसमें क्वेश्चन यही आएंगे कि ऐसे नहीं पूछेंगे पब्लिक गुड क्या होती है, आपको ये भी पूछ सकता है कॉमन गुड क्या है, तो नॉन एक्सक्लूडेबल या फिर राइवलरी, एक्सक्लूडेबल राइवलरी, नॉन राइवलरी या फिर नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। तो ऐसे ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज करेगा, तो सबसे पहले ये आप डायग्राम याद कर लो, ठीक है। अब अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, अपन कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। ये आप देख लीजिए, नेशनल डिफेंस, हाईवे एंड रोड्स, पब्लिक एजुकेशन है, क्लीन एयर एंड वाटर। समझ मारे नहीं, हिमांशी डायग्राम कैसा लगा आपको। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, कौन सा, पब्लिक गुड, ये सरकार सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा प्रोवाइड कर, गवर्नमेंट एंड सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा जारी कराई जाती है, क्योंकि इसमें मार्केट फेलियर होता है। मार्केट फेलियर क्यों होता है, क्योंकि इसी कोई भी इसकी मार्केट नहीं होती, इसकी डिमांड एंड प्राइस सप्लाई कुछ होती ही नहीं है, डिमांड कितनी प्राइस पे बेचेंगे, क्योंकि इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाता है सभी के लिए, थैंक यू, तो सभी के लिए अवेलेबल करवाया जाता है। जैसे पब्लिक गुड आर आल्सो नोन कलेक्टिव कंजम्पशन, इसको कलेक्टिव कंजम्पशन कहते हैं। जैसे ये कीवर्ड आपको याद रखना है, साथ साथ यूज कर सकते हो, जैसे एक अपन जाते हैं ट्रैफिक लाइट का सभी एक साथ यूज कर सकते हो, वो भी एक पब्लिक गुड्स की तरह भी है। और निजी द्वारा, अगर ये पब्लिक गुड्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है, सरकार प्रोवाइड करवा रही है। ये निजी संस्था इसलिए नहीं प्रोवाइड करवाती क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी राइट में हनन होता है, और उनको जैसे वो कोई भी काम करती है या फिर देती है तो उनके जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है उनको रिटर्न नहीं मिल पाता है, तो इसलिए वो पब्लिक वो ये निजी लोग इसको पर्सनल नहीं अवेलेबल करवाते। ये ध्यान रखना है कि इसका पब्लिक गुड का कलेक्टिव यूज होता है, ठीक है। ये मैंने डायग्राम आपको बता दिया। सबसे पहले अगर आप बनाना चाहो ना,
ये पब्लिक गुड्स का स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको ऐसे करना है कि इनको ही डायग्राम बना देता है, जैसे एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, ये सबसे पहले ये बना देना। आप नोट्स बनाओ ना या फिर मेरी पीडीएफ लोगे ना तो सबसे ऊपर ये बना देना, तो इससे आपको याद रह जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, रूट लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्वाजी पब्लिक गुड्स क्या होता है, ठीक है, ये याद रखना है कि ये ना तो प्योर पब्लिक गुड है और ना ही प्योर प्राइवेट गुड है। तो ये क्वाजी है ना, इम्प्योर पब्लिक गुड्स भी बोल सकते हैं, जैसे ये ना इनप्योर पब्लिक गुड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मतलब ये पब्लिक गुड्स आर प्रोडक्ट और सर्विस दैट पोजेस सम बट नॉट टू ऑल, कुछ दी जाती है लेकिन पूरी पूरी फ्री में नहीं भी दी जाती है पब्लिक गुड्स, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक गुड की तरफ पूरी की पूरी फ्री में कर दी, कुछ उनको हेल्प दी जाती है कि छूट दी जाती है लेकिन पूरी छूट नहीं दी जाती है, इसलिए वो क्वाजी लीनियर आ गया, ठीक है। और इसकी क्या क्वालिटी है, जैसे ये पार्शियल नॉन राइवलरी होती है, कौन सी, क्वाजी पब्लिक गुड्स, नॉन राइवलरी ये आर है, ठीक है। ये नॉन राइवलरी होती है और क्या होती है, और पार्शियली एक्सक्लूडेबल होती है, न पूर्ण एक्सक्लूडेबल भी नहीं होती। और पब्लिक गुड क्या थी, टोटली एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल थी, और ये क्या है, पार्शियली एक्सक्लूडेबल है। तो आपको ध्यान रखना है। और दूसरी पहली प्रॉपर्टी क्या है, और ये पार्शियल नॉन राइवलरी है, तो ये आपको क्वाजी गुड में याद रखना है, क्वाजी पब्लिक गुड्स में कंजम्पशन बाय वन पर्सन में रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर बट नॉट एंटायरली, ये ध्यान रखना है पार्शियल में, ठीक है ना। एक कोई यूज कर रहा है तो वो मतलब कंजम्पशन किसी गुड्स का कर रहा है तो दूसरे के लिए कम हो सकती है लेकिन पूरी फिनिश नहीं हो सकती है। जैसे किसी तालाब में मछली है, माना कि मस्त तालाब इतना छोटा बड़ा है नहीं, तो छोटा ठीक ठाक है, उस पब्लिक है लेकिन उसमें मछलियां हैं, लेकिन वो कोई भी जाता है तो उसमें से मछलियां ज्यादातर माना कि 100 मछली है, ठीक है। जो पहले गया वो 30 लेके आ गया, ठीक है। फिर कितनी थी, 70। तो दूसरा जाएगा ना 50, तो उनको रखेंगे नहीं, फिर तो वापस प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, तो फिर उसके कितनी बची, 20 ही बची, तो मतलब वो एक कम हो गई लेकिन पूरी कम नहीं हुई। तो अब आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि पार्शियली वो क्वाजी पब्लिक गुड क्या होती है, ठीक है। मतलब ये पार्शियली नॉन राइवलरी होती है और पार्शियली एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, समझ गए ना। और लेकिन पूरा मना नहीं होती, मैंने बताया ना कि 100 मछली, 100 में से वो 50, 20, 30 लेके आ गए तो पीछे 70 बचे, 70 में से अगर 50 को कम से कम रखेंगे तभी तो वापस मछली से मछली बनेगी ना, तो इसलिए उसके पास 20 ही बची। तो मतलब पूरा तो उसको वो है कि कितनी भी यूज, अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकता, और उसके पास 20 है तो मतलब थोड़ी बहुत बची है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे ये टोल रोड है, टैक्स पे करता है कोई के, क्या करता है, जैसे टोल बचाने के चक्कर में साइड से भी जाता है। टोल रोड है मतलब ट्रैक्टर वगैरह इनको फ्री होता है, जो टोल देता है किसी गाड़ी के लिए कम है किसी के लिए ज्यादा है, तो वैसे ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है, और पब्लिक लाइब्रेरी, एजुकेशन, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, क्वाजी लीनियर गुड्स के। हाँ, ये आपको याद रखना है। बताऊं, क्वाजी पब्लिक गुड्स जनरेट रेवेन्यू, आपके ऑप्शन में आ सकता है कि पब्लिक गुड्स रेवेन्यू जनरेट करती, बिल्कुल नहीं करती है क्योंकि वो नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। और तो क्वाजी रेवेन्यू जनरेट करती है, नहीं करती, बिल्कुल रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे ये टोल रोड हो गया ना, और जैसे कोई पब्लिक पार्क है, जैसे कोई पब्लिक पार्क, जैसे कोई खाने पीने की जगह होती है, उसमें पब्लिक पार्क में मान लो 10 रुपए एंट्री फी करती, बहुत नॉमिनल एंट्री फी करती हुई 10 रुपए। तो वो क्या होता है, मतलब कोई भी सभी को ऐसे लगेगा ठीक है मैं पे करके आया हूँ, और जिससे कि सरकार को रेवेन्यू भी आ सकता है, और जो अंदर पे करके आए उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई कि मैं पे करके आया हूँ तो मेरे को यहाँ पे किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो मतलब ये है कि क्वाजी पब्लिक गुड्स रेवेन्यू जनरेट करती है थ्रू फी एंड सब्सक्रिप्शन। फीस भी ले सकते हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह जो सरकार के होते हैं ना, जैसे वो कौन सा हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, अगर उसमें पहले तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, लेकिन आपको सर्टिफिकेट चाहिए ना तो उसमें नॉमिनल चार्ज देखिए अपन को सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो वो एक रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन पढ़ने के लिए तो अपन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है।
अब प्राइवेट गुड में तो आपको पता ही है क्या है, प्राइवेट गुड राइवलरी भी है और एक्सक्लूडेबल भी है। तो इसमें तो मैं ज्यादा क्या ही एक्सप्लेन करूँ, आपको सभी को पता ही, रीड करते रहा कि जो पैसे पे करेगा वो यूज करेगा, जो जिसने एक बार यूज कर ली दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख लीजिए राइवलरी एंड एक्सक्लूडेबिलिटी, जैसे कंजप्शन बाय 1% रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर, दूसरे की कमी करता है। और एक्सक्लूडेबल में क्या होता है, एक जो पे करता है वो भी यूज कर पाता है, जो पे करेगा वही उसको ही परमिशन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पब्लिक गुड्स में ये इंपॉर्टेंट, ये सभी आवश्यक वस्तु, और इसकी कौन सा है कि सरकार इसकी, ये मार्केट में कौन लाता है, सरकार नहीं लाती, ये कौन सी निजी संस्थाएं लाती है। ठीक है, ये निजी संस्था व्यक्ति द्वारा आवश्यकता को पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे देख लीजिए इंग्लिश, गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई देयर वांट, जैसे आप कोई किसी भी प्रकार का कुछ जैसे फूड खाना खाने जा रहे हो बाहर, या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या फिर कॉफी पीने जा रहे हो, तो जो अंदर अपनी सेटिस्फेक्शन है ना वो कंप्लीट होगी, जो अपन को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो इसीलिए अपन उसको पे करेंगे। ठीक है, तो अपन एक इंडिविजुअल अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उसको पे करते हैं। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में अवेलेबल होती है पब्लिक गुड्स, सॉरी प्राइवेट गुड्स, ये तो आप सभी को पता है। ये थोड़ा एक आप रीड कर लेना, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करा दे रहा हूँ। उसके बाद में एग्जांपल जैसे फूड हो गया, ड्रिंक हो गया, क्लोथिंग, एक्सेसरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स, ये सभी प्रकार की, जैसे आप मोबाइल ले रहे हो या फिर अभी आईफोन 16 आ रहा है, तो वो एक प्राइवेट गुड है। ठीक है, अपनी एक पर्सनल शॉपिंग के लिए। अब निजी वस्तुओं के क्या गुण होते हैं, ओनरशिप होती है, बिल्कुल होती है, ये कम होती है, इसकी प्राइस होती है और क्वालिटी होती है। ठीक है, क्योंकि सभी प्राइस पे बाई करते हैं, क्वालिटी अच्छी होगी, और स्कार्सिटी मतलब ये सीमित है, कमी है, मतलब ये मार्केट में ज्यादा नहीं है, इसी बराबर। और ओनरशिप होता है, जैसे आईफोन आ रहा था, वो आईफोन का एक ओनर होता है, उसी को अपन पैसे देते हैं। ठीक है, चाहे डायरेक्टली दो चाहे इनडायरेक्टली दो, वो पैसे उन्हीं के पास जाते हैं। ठीक है, और कोई क्लास ज्वाइन ही नहीं किया, ये बस एक हिमांशी ने क्लास ज्वाइन की क्या? अब ये क्लब गुड क्या है, क्लब गुड रेफर टू आर्टिफिशियल स्कार गुड, मतलब ये मार्केट में कम होती है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, मैंने आपके और देख दी, एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल होती है। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा ये एक डायग्राम याद कर दोगे ना, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे मैंने ये बना के दिया ना आपको, कहाँ गया ये, जैसे इसमें मैंने क्लब गुड कहा है, देखना इसमें क्लब गुड्स कहाँ पे, ये रहे, ये क्या है, एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरी। और यहाँ पे आप देख लीजिए क्लब गुड्स में अपन आते हैं, ये देखो क्या है, एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरी। वो डायग्राम याद कर लो, उसके बाद में आपको ज्यादा बर्डन लेने की कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। ये मार्केट में कम है, जैसे आपको कोई भी पार्क में जाते हो या सिनेमा में जाते हो, तो सिनेमा में आपको पहले पे करने के बाद में आप बिल्कुल मूवी आराम से देखते हो, मतलब जो पे करेगा वो ही एंट्री करेगा, जो पे नहीं करेगा वो एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, और इनका टारगेट ये रहता है कि इनको क्या करना है, रेवेन्यू जनरेट करना, इनको रेवेन्यू बढ़ाना है, रेवेन्यू इंक्रीज करना है। ठीक है, इसीलिए ये करते हैं पब्लिक गुड्स। अब कॉमन गुड्स में क्या होता है, ये सभी को पता होना ही चाहिए। कॉमन गुड में क्या है, ऑल्सो एज कॉमन गुड, ये पूल, कॉमन पूल रिसोर्सेज क्या होता है, ये क्या होता है कॉमन पूल रिसोर्सेज, ये नेचुरल मेड होता है या ह्यूमन मेड होता है, बिल्कुल ये दोनों होता है, नेचुरल मेड होता है और ह्यूमन मेड भी होता है। इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है और ये इसमें कम कंपटीशन होता है, बिल्कुल। तो ये एक कॉमन गुड्स की तरह ही है, ये कैन बी, हाँ ये नेचुरल, मतलब ये कॉमन गुड है, ये नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, आप ध्यान रखिए, ये आर है। राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबल गुड है, जैसे हाई कंजम्पशन, ईट विच इफ इम्पैक्ट ऑफ देयर वैल्यूज। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब ये एक नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरीज है, ज्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप थ्योरी अपने सिर पर लेना। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इरिगेशन सिस्टम हो गया, सिंचाई प्रणाली, ऑयल माइंस और टिम्बर फील्ड। तो ये एक कॉमन है, मतलब ये ज्यादा नहीं है। जैसे आप कोयला वगैरह अपन जमीन में है, एक लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब उसकी कम कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये अब है फ्री गुड, ये लास्ट अपना आ गया फ्री गुड्स, नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडेबल, अबेंडेंट, प्रचुर मात्रा में, देयर इज नो स्कार्सिटी, मतलब इसकी कोई कमी नहीं है, एंड सप्लाई इज अनलिमिटेड, दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। मैन जो फ्री गुड वो होती है कि सरकार द्वारा, जैसे वायु हो गई बिल्कुल फ्री है, अब जल बल ये अनलिमिटेड है, तो मतलब ये एक अपन को प्रकृति का एक गिफ्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये अपन ने अपने मोटा मोटा क्या पढ़ लिया कि पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, कॉमन गुड, क्लब गुड्स में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल जनरली सब था, बट मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी, कौन सी, सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर मॉडल। अच्छा ये आर करो, सर्कुलर है ये, आर कर दो इसको, ठीक है। सर्कुलर फ्लो क्या होता है, एरिज नी मॉडल क्या होता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मटेरियल बैलेंस मॉडल ये कब दिया था, सबसे पहले आपको 1969 याद करना, कैसे 1969 है, क्योंकि आपकी क्रोनोलॉजी में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है एरिज नी मॉडल कब आया था, 1969 में आया था। इसको सर्कुलर फ्लो मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो मॉडल में क्या रिलेशन बताता है, मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये एनवायरमेंट और इकोनॉमी में रिलेशन बताता है, ये एनवायरमेंटल और इकोनॉमी में रिलेशन बताता है। जैसे एनवायरमेंट इकोनॉमी में कैसे रिलेशन बताता है, जैसे मैं बताऊं आपको कि जो प्रकृति, एक तो वेस्ट जनरेशन करती है, जो प्रकृति करती है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, एक उनसे वेस्ट जनरेशन होता है। तो एक प्रोडक्शन के थ्रू कंपनियां करती है, जैसे वो गंदा पानी नदियों में मिला देते हैं, वायु दूषित कर देती है, जल दूषित कर देती है, और ध्वनि प्रदूषण भी करती है। तो ये एक इतना वेस्ट ज्यादा हो जाता है कि नेचुरल जो प्रकृति कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे से जैसे पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरने के बाद में वो सूखकर अपने आप मिट्टी में बदल जाते हैं कई सालों बाद, मतलब जो प्रकृति वेस्ट जनरेट करती है ना, वो ऑटोमेटिकली वापस उसमें मिट्टी में बदल देती है, मतलब मानव को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी नहीं होता है। लेकिन जो अपन इंडस्ट्रियल एरिया या सेक्टर से जो पॉल्यूशन वगैरह होता है ना, उससे क्या सरकार को नुकसान होता है, वो प्रकृति वापस से उसको उसको वेस्ट को मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है, कि मतलब वो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज में परिवर्तन कर दे, जैसे कि पत्ते गिरे हैं वो धीरे धीरे मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे। जैसे इस प्रकार ये गंदा पानी आता है तो ये इनको प्रकृति इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो इससे क्या होता है कि नेचुरल में एक तो प्रदूषण बढ़ जाता है, और दूसरे जो अपने जैसे स्मॉग आ जाता है, तो स्मॉग में जो माउंटेन होता है, नदियां होती हैं, तो वो सब की मतलब प्रकृति एक बुरा प्रभाव पड़ता है। अपन जो प्रकृति अपन रियल में जो माउंटेन वगैरह व्यू अपन देखते हैं ना, वो नहीं मिल पाता है, तो जिससे क्या होता है ये प्रदूषण हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के थ्रू दो फैक्टर होते हैं, उनके थ्रू कैसे प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रदूषण होता है, और कौन खुद एब्जॉर्ब कर पाता है, अगर कैपेसिटी से ज्यादा है तो प्रदूषण होगा नहीं होगा। तो ये आपको अच्छी सी इसी टाइप की क्वेश्चन आएगी। एरिज्मो में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये एनवायरमेंट और इकोनॉमी के बीच में रिलेशन बताता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एरिज्मो मॉडल कब आया था, 1969 में आया था। ये किसके बीच में रिलेशन बताता है, ये एनवायरमेंट और इकोनॉमी के बीच में। एनवायरमेंट और इकोनॉमी के बीच में क्यों बताता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको पता ही है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है, और प्रोडक्शन इंडस्ट्री करेंगे तो कंजम्पशन कौन करेगा, अपन करेंगे, जो ज्यादातर लोग कंज्यूमर करेंगे। जो प्रोडक्शन कंपनी करती है ना, तो उससे जो नदी नालों में गंदा पानी जाता है उससे पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। तो मतलब ये प्रोडक्शन कंजम्पशन से रिलेटेड करते ये एनवायरमेंट और इकोनॉमी में के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स के बीच में रिलेशन बताता है, इकोनॉमी के बीच में,
और 1969 में दिया गया इसमें, ठीक है। जैसे ये देखिए, इकोनॉमी को ब्रॉडली कंसिस्ट टू पार्ट में डिवाइड बांटा गया, कौन सा है, फर्स्ट है प्रोडक्शन और सेकंड है कंजम्पशन, कंजम्पशन, ठीक है, इसी कंजम्पशन कितने पार्ट में बांटा गया, टू पार्ट में, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। ये देखने से पहले आप ये देखो, देखो ये प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है, तो जैसे ये प्रोडक्शन है तो अपन को ये किसको ये कंजम्पशन है, ये कंज्यूमर है, तो प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर इसको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विस देगा, किसको, कंजम्पशन, तो इसके बदले में ये क्या देंगे, ये फैक्टर देंगे, फैक्टर में कौन सा आ जाएगा, मतलब लेबर वगैरह ये सारे देंगे, मतलब ये यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है, और वर्क करेंगे तो इनको क्या देंगे, गुड्स एंड सर्विस देंगे, और इसके बदले में ये पैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह से ये इकोनॉमी तो सर्कुलेशन में आ गई, लेकिन इसके क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं कि नेचुरल पर, कैसे प्रदूषण होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये एक तो वेस्ट जनरेट होता है, प्रकृति खुद करती है, वो तो खुद अपने आप को एब्जॉर्ब कर पाती है, एम्यूनिटी मतलब ये सुविधा होती है। और दूसरा सबसे पहले जैसे प्रोडक्शन कैसे होता है, एक मैं बताऊं आपको, एक तो ये प्रोडक्शन होता है, ये अपन कंज्यूमर से फैक्ट्री कॉस्ट वगैरह तो लेते हैं, लेकिन जो एनर्जी और मटेरियल मिलते हैं ना, वो तो किससे मिलते हैं, एनवायरमेंट से मिलते हैं ना। तो प्रोडक्शन वाले क्या कहते हैं, ये कंपनी वाले ये इसे नेचुरल प्रकृति से एनर्जी और मटेरियल लेते हैं, और इनसे क्या लेते हैं, फैक्ट्री लेते हैं, लेबर वगैरह जो भी लेते हैं, ठीक है। तो इससे करके ये इनको गुड्स एंड सर्विस देते हैं, ये इकोनॉमी चल गया। अब ये सिद्धांत ऐसा है, इन्होंने कहा एक वेस्ट जनरेशन होता है, जैसे ये ऐसे सर्कुलर फ्लो चल रहा है ना, इससे वेस्ट जनरेशन इतना ज्यादा हो गया कि प्रकृति उसको खुद अपने आप मिटा ही नहीं पा रही है, तो खुद मिटा नहीं पा रही तो क्या हो रहा है, जैसे इसको E1 मान लीजिए, और इसको E2 है ये, और ये E3 है, और पूरा मॉडल अपन देखा जाए तो इसको E4 कहा जाता है, ठीक है, E4, ठीक है। अब समझो आप, सबसे पहले तो ये प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं, एनर्जी और मटेरियल किससे लेंगे, एनवायरमेंट से, प्रकृति से लेंगे, और इनसे क्या लेंगे, फैक्टर प्राइस लेंगे, और ऐसे करके इनको गुड्स एंड सर्विस मिल गया। तो इससे क्या वेस्ट जनरेशन E2 ज्यादा हो गया कि ये प्रकृति अपने आप इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो इससे क्या हो गया कि एनवायरमेंट अपने पॉल्यूशन अपने प्रदूषण ज्यादा अपने बढ़ गया। तो इसके बाद में ये E2 को नुकसान पहुंचाएगा, जैसे अपने माउंटेन हो गया, जैसे दिल्ली में स्मोक वगैरह होता है, तो वो जो नेचुरल प्रकृति का सौंदर्य होते हैं, जैसे दीपावली के टाइम आप देखते हो ना, इतने पटाखे फोड़े जाते हैं कि 2 से 3 दिन अपन को सूर्य देखना नसीब नहीं होता है, अगर कोई दिल्ली से है, तो वो एक नेचुरल को तो नुकसान भी हो गया ना। तो ये है कि मतलब ये इम्यूनिटी को नुकसान होता है, और सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है, E4 कहा जाता है। अब आप देखिए ये वाला, ठीक है, अब ये आपको समझ में आ जाएगा E2 क्या है और E3 क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर। Exchange of goods and service factor production are assumed to take place between these two sector, two sector कौन सा, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। एनवायरमेंट सर्विस, ये आप थ्योरी पढ़ लीजिए, किसके माध्यम से प्रदान की जाती, तीन आपस में जुड़े हुए गलियारे उदाहरण, जैसे ये E1 है, E1, E2 और E3। E1 में कौन सा था, एनर्जी एंड मटेरियल था, E2 में कौन सा था, वेस्ट जनरेट था, और E3 में इम्यूनिटी था, और E4 में सब। ये कंपनी ब्रॉडली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और सभी को मिलाकर क्या हो जाता है, E4 हो जाता है, ठीक है। जैसा कि ये आपके सामने मैंने बता दिया, जैसे सबसे पहले प्रोडक्शन और कंजम्पशन दो पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहले ये प्रोडक्शन कैसे करते हैं, नेचुरल से तो एनर्जी और मटेरियल लेते हैं और इनसे फैक्टर लेते हैं, और जिससे क्या होता है, ये वेस्ट जनरेशन ज्यादा हो जाता है, और वेस्ट जनरेशन से ज्यादा होने की वजह से प्रकृति में जो अपन नेचुरल जो अपन को मिला है गॉड गिफ्टेड, उनको नुकसान हो जाता है, जैसे पर्वत का हो गया, नदियां नाले झीलें वगैरह जो भी होता है, उनको जो सूर्य का नाश निकलना, ये सब अपन को नुकसान हो पाता है, जो इम्यूनिटी को नुकसान होता है। इन सभी को मिला के इस पार्ट में E4 में बांटा गया है। सर हमारे को ये समझ में तो आ गया कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इम्यूनिटी, E2, 1, 2, 3, 4 जो भी है, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आएंगे, ये कब आया था, उसके बाद में एनर्जी ये E1 में आता है, ये E2 में आता है, ये E3 में आता है, और E4 में 4 आ गए, ठीक है।
और क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बताऊं। मैं आपके लिए लास्ट में बिल्कुल क्लास भी क्वेश्चन भी लेके आया हूं। एक तो वेस्ट मटेरियल मैंने आपको मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दिया, अगर ये रीड कर लेते जो जो मैंने बताया था ना वैसा ही वैसे ही, जैसे उत्पादन के प्रतिशत के साथ साथ होते हैं, मतलब औद्योगिक विशिष्ट उत्पन्न करती है, ये सब जो मैंने बताया ना अभी वैसा वैसा मैंने लिख दिया ताकि आपके पढ़ने में थोड़ी सिंपल रहे। तो आप अगर चाहो तो बिल्कुल इनको पढ़ लेना, ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन तो आपके लिए कैसे एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे एक्सप्लेन कर ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है। एनवायरमेंट फर्स्ट जोन होगा, ये फर्स्ट रोल है, ये टाइपिंग। एनवायरमेंट फर्स्ट रोल इज सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एनवायरमेंट का प्रकृति का पहला होता है कि वो एक सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज का काम करती है। जैसे मैंने बोला था ना कि भी एनर्जी भी मिलती है। कल की क्लास संडे है, कल क्लास आपकी नहीं होगी। मंडे को मेरी क्लास, आई थिंक मुझे कोई प्रोग्राम में जाना है तो इसलिए नहीं हो पाएगी मंडे की क्लास भी, और मंडे और ट्यूसडे नहीं हो पाएगी। उसके बाद में डेली आपकी 10 बजे क्लास रहेगी, कभी भी क्लास नहीं, छुट्टी नहीं होगी। ओनली फॉर संडे की क्लास नहीं होती, बाकी हमेशा क्लास रहेगी। और मंडे और ट्यूसडे को मैं इस बार थोड़ा कोई प्रोग्राम में जाने की वजह से नहीं हो पाएगी आपकी क्लास, ठीक है। तो 3 दिन में आपको क्या करना है कि हिमांशु, मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ, 3 दिन में आप ऐसे करना। सबसे पहले आपने अगर आंसर की मिला दी तो पेपर को पीडीएफ में निकालो। एक थोड़ा ये 1 मिनट में थोड़ा और गाइड कर देता, बीच में मैं मुद्दे पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले पेपर की आप पीडीएफ निकालो। आपको क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, आपके कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सही है तो आपने क्यों सही किया, गलत आपने किया तो क्यों गलत किया, ये ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया। और ये अगर आप कर लोगे ना तो 100% है अगला अटेम्प्ट आप ट्रेंड जान पाओगे कि एग्जाम में ट्रेंड कैसा चलता है, अभी ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये काम करो, 3 दिन आप ये काम करना। फिर जो भी डाउट रहे ना कि ये क्वेश्चन मेरे को मैथ वाला नहीं आया, वो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन सॉल्व करवा दूंगा आपको। सबसे पहले ये करो, पीडीएफ निकालो। उसके बाद मेरे ये सही हुआ तो मैंने क्यों सही किया, गलत हुआ तो क्यों गलत किया। और पर यूनिट वाइज में अलग डिवाइड कर दो कि सर इस यूनिट से ये क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से ये है, अगले कौन से टॉपिक में क्वेश्चन आएगा। मैं आपके लिए एक ये करूंगा, थोड़े दिनों में 20 में 10 यूनिट होगी। जैसे ये मैं पूरी एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा ना तो आपका पेपर ओके, टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक क्लियर करना है, जैसे नेचुरल सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज मिल रहा है कैसे, तो मतलब प्रकृति से एनर्जी और मटेरियल अपन को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट रोल ये एनवायरमेंट के लिए रहता है कि वो अपने को सप्लाई देती, किसकी, मटेरियल एंड एनर्जी की। फिर सिंक, इन्होंने क्या लिखा, चैप्टर ऑफ वेस्ट जनरेशन, मतलब ये होता है सेकंड रोल, ये होता है सेक्टर ऑफ फॉर वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब एक तो वो होता है कि प्रकृति क्या करती है कि जो वेस्ट जनरेट करती है उनको एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है। जैसे नेचुरल होता है जैसे SO2 वगैरह इनको कर पाती है, ये क्लोरोफ्लोरो होता है, इनको वो एटमॉस्फेयर में हर जगह ये होता है। ये एक बार आप रीड कर लीजिए, जैसे सॉलिड वेस्ट वगैरह ये क्या है, ये इनको अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो मतलब वो ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये एक आप बिल्कुल थ्योरी टाइप का पढ़ लीजिए आप। जैसे मैं लाइन बाय तो लाइन क्या पढ़ाऊँ, जैसे मैंने पूरा डिटेल में मैन मेड भी होता है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर से होता है, और सब जैसे नेचुरल सिस्टम ट्रेंड रिसाइकल, जो मतलब प्रकृति, इसमें ये मतलब है कि जो प्रकृति जो प्रदूषण करती है ना वो अपने आप मिटा देती है वापस। और जो अपन जन, जो सरकार या फिर इंडिविजुअल जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर कंपनियां होती है जो वो पोल्यूशन करती हैं उनको वो कंपनी मिटा नहीं पाती है, तो इसलिए क्या होता है प्रदूषण लेवल बढ़ता जा रहा है। ये सब लिखा हुआ है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर से कौन सा प्रदूषण होता है, नेचुरल से कौन सा होता है, ये सारे वायु में कौन सा होता है, ये सारा मैंने आपके लिए लिख के लाया हुआ, ये आप पढ़ लीजिए। मतलब ये है कि वेस्ट जनरेटेड इकोनॉमिक सिस्टम डजंट हैव इनबिल्ट सिस्टम ऑफ एब्जॉर्ब, मतलब जो प्रकृति करती है वो तो एब्जॉर्ब कर लेती है जो वेस्ट जनरेट को और उनको रिसाइकिल कर देती है।
लेकिन जो अपन करते हैं, ह्यूमन करती है, उनको वो रिसाइकल नहीं कर पाती है। ठीक है, अब ये देख लीजिए अपन के क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे असिमुलेटिव कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, असिमुलेटिव कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका। ये क्या होती है, ये एनवायरनमेंट हैज अ कैपेबिलिटी लिमिट टू एब्जॉर्ब द वेस्ट जनरेट कन्वर्ट इनटू देम द यूजफुल प्रोडक्ट। मैंने क्या बोलता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी परिभाषा है। एसिमुलेटिव कैपेसिटी या कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, जो एनवायरनमेंट वो कैपेबिलिटी होती है, जो वो प्रोडक्ट क्या करती है, वेस्ट जनरेट करती है ना, उसको वो एब्जॉर्ब कर रही, कन्वर्ट किस में कर देती है, यूजफुल प्रोडक्ट में। लेकिन जो प्राइवेट इंडिविजुअल जो संस्थाएं करती है, उसको वो वापस से रिसाइकिल करके यूजफुल प्रोडक्ट में नहीं कर पाती है। तो नहीं कर पाती है तो क्या होता है कि प्रदूषण ज्यादा लेवल बढ़ जाता है। प्रदूषण लेवल बढ़ने से प्रकृति के जो सौंदर्य है उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये जो मतलब ये टोटल मिला के E3 को नुकसान पहुंचाते। ठीक है, ये कब पहुंचेंगे, जैसे वेस्ट ईस्ट, ये देखो अगर वेस्ट जनरेशन कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा है तो प्रदूषण होगा नहीं होगा, क्योंकि अब आपको ये समझ गया कैरिंग कैपेसिटी वो होती है प्रकृति की होती है कि वो प्रदूषण को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर देती है यूजफुल में। अगर इससे ज्यादा वेस्ट जनरेशन हो रहा है तो हम आपको सभी को पता है कि प्रदूषण होगा ही होगा। तो आपके ऐसा क्वेश्चन आगे जाएगा, जैसे इधर एरो कर दिया ग्रेटर देन, वेस्ट जनरेशन इज ग्रेटर देन द कैरिंग कैपेसिटी, तो पॉल्यूशन होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। अगर ये एरो ऐसे कर दे लेस देन कर दी जाए तो एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन या प्रदूषण नहीं होगा और सौंदर्य को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर, किसी को कोई डाउट? तो ये ध्यान रखना एसिमुलेटिव एंड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, और इनमें थोड़ा आपको अंतर ध्यान रखना है कि कौन सा ज्यादा होगा तो क्या होगा और कौन सा कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, इससे प्रदूषण फैलता है, ये लिख रखा है क्रिएट नेगेटिविटी एक्सटर्नलिटी एंड स्मॉग। जैसे स्मॉग आ गया, उससे ज्यादा अपनी प्रकृति को संदेश रिलेटेड टू E3, E3 मतलब मैंने बताया था ना E3, E3 इम्यूनिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड इस, जैसे माउंटेन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, सनसेट हो गया, इससे क्या नुकसान पहुंचता है, किससे, E3 को। तो E1 में कौन आता है, एनर्जी एंड मटेरियल आता है, E2 में कौन आता है, और E3 में कौन आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और E2 में वेस्ट आता है, E3 में इम्यूनिटी में आता है, E4 में सब आते हैं। ठीक है, मैं इतना रिवाइज करता हूँ कि आपको आराम से याद ही हो जाएंगे साथ साथ में। अब ये वो अपना इस, अगर किसी को ये समझ में आया है रीजनो मॉडल, सर्कुलर मॉडल समझ में आया है मानसी आपको? सर्कुलर मॉडल वेस्ट जनरेशन कैरिंग कैपेसिटी कब है, एनवायरमेंट और इकोनॉमी के बीच में रिलेशन बताता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक मॉडल क्या होता है, ये नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है, इसमें दो दो पार्ट में बांटे गए इस ब्रांच। ये मतलब ये साइंस डील विद बिटवीन हीट एंड एनर्जी के बीच में रिलेशन बताता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब फिर भी मैं आपके लिए लेके आ गया। तो ये टू में बांट के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में ये होता है कि स्टेट एनर्जी ना, तो ये याद कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब कि ना तो क्रिएट करता है ना बर्बाद करता है। कैन ओनली ट्रांसफर, ओनली क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और सेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, जो इतना ही ध्यान रखना है। एग्जांपल आप देख लीजिए, कोयल कंजम्पशन मस्ट बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड। ठीक है, और वेस्ट इन फ्रॉम गैस कोयल मतलब बिल्कुल बराबर होता है, यही ध्यान रखना है। जैसे मैंने क्रिएटेड नॉन डिस्ट्रॉय क्रिएट और बराबर होता है, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, और सेकंड लॉ में क्या होता है कि दिस लॉ आल्सो इस, इसमें भी ये कहा कि नो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी और वन फ्रॉम टू अनदर इज कंप्लीटली एफिशिएंट इन कन्वर्जन प्रोसेस और इन्वॉल्व। तो ये दोनों में ध्यान रखना है कि कौन सा कन्वर्जन करता है, कौन सा ना तो बनाता है ना निर्माण करता है। ठीक है, तो उसके बाद ये थर्मोडायनेमिक हो गया। तो आज की क्लास अपनी यहाँ तक थी, फिनिश हो गई। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर क्वेश्चन करवाना है तो मैं करवाऊँ, क्वेश्चन करवाऊँ अभी आपको, जैसे लास्ट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप चाहते हो क्वेश्चन करवाऊं तो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपके लिए, 5 से 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं, मैं जल्दी में करवा देता हूँ। बताओ, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपके लिए। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना
ये PYQ क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है। जैसे अभी मैंने क्या पढ़ाया था, आप हिंदी मीडियम से, जैसे वर्ताकार प्रवाह मॉडल के अनुसार जनसंख्या प्रदूषण कब होगा, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर फ्लो मॉडल पॉपुलेशन पॉल्यूशन हैपन, पॉल्यूशन कब होगा। अब ये यहाँ पे मैंने आंसर, तो ये 1 मिनट में इसको काटता हूँ, ठीक है, अब आपको नहीं दिखेगा। अब इसका बताओ कि कौन सा होगा। देखो जैसे वेस्ट जनरेशन ग्रेटर देन कैरिंग कैपेसिटी, वेस्ट जनरेशन इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी, वेस्ट जनरेशन लेस देन कैरिंग कैपेसिटी, नन ऑफ दीज। अब इसमें ऑप्शन बताओ क्या पूछा है, प्रदूषण कब होगा। प्रदूषण, ये कैरिंग कैपेसिटी वो है कि प्रकृति अपने आप को जो प्रोडक्शन कर रहे हो, जो मतलब पॉल्यूशन होता है उसको रिसाइकिल करके यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, ये आप कैरिंग कैपेसिटी। वेस्ट जनरेशन में आपको सबको पता ही है, यस सर कराओ। तो अब इसका आंसर दो, अगर कैरिंग कैपेसिटी से वेस्ट जनरेशन ज्यादा है तो क्या होगा, तो बिल्कुल पॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन बिल्कुल लेके आया हूँ, इस पे क्या है, according to the Ariadne model when waste generation exceed the carrying capacity when pollution happen। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अपन ओनली फॉर पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स वो पढ़ के नहीं जाएंगे, जो ये बड़े बड़े सिद्धांत है ना, पीछे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये इसका आंसर भी मैंने दे दिया आपको, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ, एरिज्नो मॉडल डिपिक्ट द इंटरलिंक, किन दोनों के बीच में इंटरलिंक बताता, पॉपुलेशन, पहला है एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड गवर्नमेंट। अब मुझे बताओ ये किसके बीच में रिलेशन बताता है। अब आपको मोटा मोटा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना, तो भी आप देखोगे मैंने क्या बताया था, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन होता है वो एक, इकोनॉमी एनवायरमेंट होता है, और दूसरा किसके बीच में होता है, इकोनॉमी के बीच में रिलेशन बताता है। तो ये एनवायरमेंट और इकोनॉमी के बीच में रिलेशन बताता है। तो आपको ये देखोगे तो क्या हो गया इसमें, अब ऑप्शन देखो, ये देखो, ये एनवायरमेंट, पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं है, पॉपुलेशन यहाँ भी काटो, इकोनॉमी है, ठीक है, ये वाला मान लिया और ये वाला मान लिया, लेकिन ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी बिल्कुल बताता है, यहाँ एनवायरमेंट सही है तो, लेकिन गवर्नमेंट के बीच में कोई रोल नहीं बताता है। तो ये देख लो, यहाँ पे आप ऐसे कट करोगे ना एग्जाम में, जैसे कि भाई पॉपुलेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन का कोई मतलब नहीं है और गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, तो पीछे ऑप्शन बचा ये सी। तो ये एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी है और पीछे आप देख सकते हो। अच्छा मैंने इसका एक्सप्लेन नहीं लिखा था क्या, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। ये एक द नेशन ऑफ एंट्रोपी एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ द, ये आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है ना, उससे एंट्रोपी जुड़ा होता है। एंट्रोपी का मतलब ये होता है कि जैसे ये मेरा कोई रूम है एक, या फिर आप कोई सा भी देख लीजिए, एंट्रोपी मतलब उसमें अगर लो एंट्रोपी है तो रूम अच्छे से सजा हुआ, हाई एंट्रोपी है तो रूम मतलब बिल्कुल अनडिस्टर्ब से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप एंट्रोपी नॉर्मली जनरल से पूछा जाए तो कौन से मॉडल से जुड़ा होता है, सेकंड मॉडल ऑफ थर्मोडायनामिक मॉडल से जुड़ा होता है एंट्रोपी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। The nation entropy is primarily associated with second law of thermodynamics. This asserts that the natural dynamics only occur in the one direction is not the reversible। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरे को बताओ, ये मैं आपको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे को बताओ, ये थोड़ा सिलेबस से बाहर है, मैंने अभी नहीं करवाया, जैसे मैं तो आपको मैं करवा ही देता हूँ। जैसे स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी किससे जुड़ा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री से जुड़ा होता है, वीक सब्स्टिट्यूट से बनाता है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, हाई एंट्रोपी किससे जुड़ा होता है, हाई एंट्रोपी अनऑर्गेनाइज्ड है और लो एंट्रोपी ऑर्गेनाइज्ड है। ऑप्शन कौन सा है, सी। सी में कौन सा अपने सही आ रहा है, ए में 3, ठीक है, बी में 1 और सी में 4, हाँ सही है, और डी में 2 सही है। तो आप देख लीजिए ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है अपना। और ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे ये आप देखोगे ना, जैसे वीक सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, अज्यूम दैट द नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल एसेंशियली सब्स्टिट्यूट गुड होता है। और स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और फिर हाई एंट्रोपी में क्या होता है,
अनऑर्गेनाइज्ड होता है, लो एंट्रोपी ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपना क्या है, तो यहाँ तक आपके अपने क्वेश्चन फिनिश हो गए, और क्वेश्चन नहीं है क्या? ठीक है। तो मेरी क्लास कैसी लगी? नाइस क्लास सर, थैंक यू। अब ऐसे करना है कि डेली आपको मैं, अब ये जैसे आज मैं एक मेरे को डाउट क्लियर, तो जैसे ये मैं लास्ट में क्वेश्चन लेके आया वैसे क्वेश्चन लेके आऊं, जैसे एक एक मॉडल कराऊं, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेके आऊं। आज तो मैंने क्या है साथ में आंसर भी लिख दिया, नेक्स्ट टाइम आपको आंसर देना पड़ेगा। और पर लेसन के बाद में मैं आपके एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, ठीक है? थैंक यू। तो आज आपकी जर्नी, अपनी जर्नी यहीं पे फिनिश होती है। कल अपन मिलते हैं, एक कल वैसे संडे रहेगा, जो भी नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे का मेरा ऑफ रहेगा, और फिर अपन दो मिलते हैं, फिर अपनी कंटिन्यूस डेली 10 बजे क्लास होगी। तो बिल्कुल जुड़े। और एक काम ये करना है कि डेली आपको लाइव क्लास देखनी है, उसके बाद में थोड़ा स्पीड बढ़ा के क्लास देखनी है, उसके बाद नोट्स बना दो। अब इससे रिलेटेड आप कोई भी एमसीक्यूज या फिर पीवाई की क्वेश्चन देखना, आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू अगेन, बाय बाय, फिर मिलते हैं।